आमनगर गांव दिन में जितना साधारण दिखता था, रात में उतना ही डरावना। गांव के बाहर एक पुरानी पगडंडी थी, जिसे लोग काली पगडंडी कहते थे। कहते हैं वहां से गुजरते समय कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बुजुर्गों की माने तो उस रास्ते पर कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि एक अधूरी पुकार भटकती थी। जो सुन ले वह चैन से नहीं जी पाता। अरविंद शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव लौटा था। उसने इन बातों को अंधविश्वास समझा। उसे लगा गांव वाले डर के कारण कहानियां गढ़ रहे हैं। पहली ही रात जब वह अपने पुराने घर में ठहरा तो खिड़की के बाहर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। हवा बिल्कुल शांत, फिर भी सूखे पत्ते किसी के कदमों से दब रहे थे। उसने खिड़की खोली। बाहर सिर्फ धुंध थी। दूर बरगद का पेड़ खड़ा था, स्थिर लेकिन अजीब तरह से जीवित सा। अगली शाम गांव में पंचायत बैठी थी। एक बूढ़ी महिला, जिसे सब दादी कमला कहते थे, बोली, दिन रात से कोई उस पगडंडी पर रोता है। आवाज़ औरत की है, पर चेहरा किसी ने नहीं देखा। अरविंद मुस्कुरा दिया। उसने तय किया कि वह आज रात उसी रास्ते से होकर गुजरेगा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। हाथ में टॉर्च लिए वह काली पगडंडी की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक हवा चलने लगी, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। तभी उसे सिसकी सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाज़ पगडंडी के किनारे बने पुराने जर्जर मकान की तरफ से आ रही थी। वह मकान वर्षों से खाली था। लोग कहते थे वहाँ कभी एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था मीरा। उसकी शादी तय हुई थी, पर बारात आने से पहले ही वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ कहते हैं वह भाग गई, कुछ कहते हैं उसे मार दिया गया। अरविंद धीरे धीरे उस मकान की ओर बढ़ा। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने धक्का दिया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरे के कोने में एक पुराना आईना पड़ा था। आईने पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में जैसे किसी ने अभी अभी हाथ फिराया हो। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वह तेजी से मुड़ा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने फिर आईने की तरफ देखा तो उसमें उसे अपने पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, झुका हुआ सिर और गर्दन पर नीले निशान। अरविंद के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। अचानक आईने में वह आकृति सीधी खड़ी हो गई और उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें गहरी थी, दर्द से भरी हुई। उनमें गुस्सा नहीं था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, सच बाहर लाओ। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खिड़की की लकड़ियाँ जोर जोर से हिलने लगी। आईने में वह आकृति धीरे धीरे पास आने लगी, जबकि असलियत में कमरा खाली था। वह भागता हुआ घर लौटा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, बाहर लाओ, सच बाहर लाओ। सुबह गांव में खबर फैली कि बरगद के पेड़ के पास जमीन खुदी हुई मिली है और वहाँ से एक पुरानी चूड़ी और दुपट्टे का टुकड़ा मिला है। गांव में फिर दहशत फैल गई। दादी कमला ने अरविंद की तरफ देखा और बोली, अब वो तुम्हें चुन चुकी है, क्योंकि तुम डरते नहीं। अरविंद को अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं, यह किसी अधूरी सच्चाई की पुकार है। अगर वह सच सामने नहीं लाया तो वो पुकार कभी खत्म नहीं होगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बरगद के पेड़ के पास जाने की। अरविंद पेड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मिट्टी के बीचों बीच टूटी चूड़ियाँ और फीका पड़ा दुपट्टे का टुकड़ा। दादी कमला की आंखें भर आई। ये मीरा का ही है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। अरविंद के भीतर रात की वह फुसफुसाहट फिर गूंज उठी, सच बाहर लाओ, सच बाहर लाओ। उसे लगा जैसे यह सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक संकेत था। उसने पंचायत से कहा कि पुलिस को बुलाना चाहिए। कुछ लोग सहमत हुए, पर गांव के मुखिया रतनलाल ने तुरंत
विरोध किया। पुरानी बातों को उखाड़ने से क्या फ़ायदा, गाँव की इज्जत खराब होगी। उनकी आवाज़ में घबराहट साफ दिख रही थी। उस रात अरविंद को फिर नींद नहीं आई। आधी रात के बाद खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर वही धुंध, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार उसे डर कम और जिज्ञासा ज़्यादा हुई। वह उठकर बाहर निकला। पगडंडी की ओर जाते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। कदमों की हल्की आहट उसके पीछे थी। बरगद के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक उसके सामने धुंध के बीच वह आकृति फिर उभरी। सफ़ेद साड़ी, गर्दन पर नीले निशान। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। वह डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद थकी हुई और पीड़ित। आकृति ने हल्का सा सिर झुका दिया। फिर उसने बरगद की जड़ों की ओर इशारा किया। जमीन का एक हिस्सा बाकी जगह से ज़्यादा उभरा हुआ था। अरविंद समझ गया, यही कुछ दबन है। कुछ युवकों को साथ लिया और खुदाई शुरू की। मुखिया रतनलाल ने फिर रोका, पर इस बार गाँव वाले चुप नहीं रहे। खुदाई के कुछ ही देर बाद मिट्टी से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकला। सबकी सांसें थम गई। बक्सा खोला गया। अंदर एक फटी हुई डायरी और एक चांदी का छोटा सा लॉकेट था। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर शब्द अब भी साफ थे। यह मीरा की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई थी। वह किसी और से प्यार करती थी, गांव के एक ही युवक मोहन से। लेकिन जब यह बात मुखिया को पता चली तो उसने गांव की इज्जत के नाम पर मीरा को चुप रहने को कहा। डायरी के आखिरी पन्ने पर शब्द अधूरे थे। अगर मैं कल जिंदा ना रहूं तो समझ लेना कि मुझे उसके बाद शाही फैली हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में पन्ना बंद कर दिया हो। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें अब रतनलाल की तरफ थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सफाई दी, ये सब झूठ है। किसी ने हमें फंसाने के लिए साजिश करी है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। लोगों ने साफ देखा, पेड़ के पास वही सफ़ेद आकृति खड़ी थी। इस बार वह किसी को डराने नहीं आई, बल्कि उसने रतनलाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, एक शांत दृढ़ता थी। रतनलाल पीछे हटने लगा। उनके कदम लड़खड़ाए। वह चिल्लाए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसे समझाया था। उस रात उनकी आवाज़ टूट गई। गांव वाले स्तब्ध थे। अरविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, सच बोलिए, वरना यह साया कभी नहीं जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद रतनलाल जमीन पर बैठ गया। उन्होंने कबूल किया कि उस रात पंचायत के दबाव में मीरा को धमकाया गया था। जब उसने विरोध किया तो धक्का मुक्की में वह गिर पड़ी। उसकी गर्दन पर चोट लगी और वह मर गई। घबराकर उसने और दो आदमियों ने मिलकर उसे बरगद के पास ही दबना दिया। यह सुनते ही गांव में आक्रोश फैल गया, लेकिन उसी क्षण हवा शांत हो गई। सफ़ेद आकृति धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। जाते जाते उसने अरविंद की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। बरगद के नीचे आखिरकार मीरा के अवशेष मिले। पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। गांव ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। रात को अरविंद फिर उस पगडंडी पर गया। अब वहाँ सन्नाटा था, लेकिन डर नहीं। बरगद के पेड़ के नीचे हल्की सी चांदनी पड़ रही थी। अरविंद समझ गया, सिर्फ सच उजागर करना काफ़ी नहीं है, न्याय भी ज़रूरी है। अगले दिन उसने पंचायत को मजबूर किया कि पुलिस को बुलाया जाए। इस बार कोई विरोध नहीं हुआ। रतनलाल और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। गांव में पहली बार कानून ने पंचायत से ऊपर अपनी जगह बनाई। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। उसी रात अरविंद को फिर सपना आया। उसने देखा मीरा उसी पुराने मकान के सामने खड़ी है, पर इस बार मकान टूटा फूटा नहीं था, बल्कि नया सा दिख रहा था। अरविंद की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ मीरा की नहीं, यह हर उस लड़की की थी जिसे इज्जत के नाम पर चुप करा दिया जाता था। उसने फैसला किया कि वह गांव में शिक्षा और जागरूकता के लिए काम करेगा। पंचायत की जगह अब कानून और समानता की बात होगी। धीरे धीरे रामनगर बदलने लगा। लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दिया गया। पंचायत के फैसले अब खुले तौर पर चर्चा में होते थे। बरगद का पेड़ अब डर का प्रतीक नहीं रहा। वहाँ हर साल पूर्णिमा की रात दीप जलाए जाते थे और लोग मीरा को याद करते थे। एक साया के रूप में नहीं, बल्कि एक
चेतावनी के रूप में। कई महीनों बाद एक रात अरविंद फिर उसी पगडंडी पर चला। अब रास्ता साफ था, झाड़ियाँ हट चुकी थी, चांदनी में उसे हल्की सी मुस्कान महसूस हुई। कोई आकृति नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांति। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें एक सच था जिसे दफनाया गया था, लेकिन एक शहर से आए युवक ने उसे उजागर किया और न्याय दिलाया। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।